पार्टी क्लास 8 हिस्ट्री अध्याय 5 शिल्प एवं उद्योग। भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यह शिल्प एवं उद्योग के क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणी रहा है। भारत में शिल्प एवं उद्योग अंग्रेजी शासन से पहले काफ़ी विकसित अवस्था में था। यहाँ का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग है। मुगलों के काल में यहाँ से एशिया एवं यूरोप के देशों में वस्त्र निर्यात किया जाता था। विशेषकर ढाके की मलमल, बंगाल एवं लखनऊ की छीट, अहमदाबाद की धोती एवं दुपट्टे, नागपुर तथा मुर्शिदाबाद के रेशमी किनारे वाले कपड़े, कुछ अन्य सूती वस्त्र का निर्यात बड़ी मात्रा में होता था। इसके बदले सोने एवं चांदी का आयात होता था। उपभोग की कम वस्तुएं आयात की जाती थी, जैसे ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और कागज़। एशिया के देश में चीन चाय, चीनी मिट्टी और बर्तन, इंडोनेशिया से मसाले तथा इत्र एवं अरब से कहवा, खजूर और शहद आदि का आयात किया जाता था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय शिल्प एवं उद्योग की स्थिति खराब होने लगी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमणों तथा यूरोपीय व्यापारियों के आगमन ने भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। कई क्षेत्रीय शासक ने अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले व्यापारियों पर अधिक कर लगा दिया, जिससे व्यापार में गिरावट आने लगी। इसका उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा। फिर भी भारतीय बुनकरों एवं दस्तकारों की दक्षता का कोई जोड़ नहीं था। उस समय कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र थे बंगाल में ढाका, गुजरात एवं अहमदाबाद, सूरत में भरौच, उत्तर प्रदेश और लखनऊ, बनारस, जौनपुर और आगरा, कर्नाटक में बेंगलोर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर एवं मदुरै तथा आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम। कश्मीर ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। इस उद्योग की उन्नति के कारण सभी औद्योगिक क्षेत्र नगर बन गए, जिसके विषय में आप अध्याय 10 में पढ़ोगे। भारत की शिल्प कला एवं औद्योगिक समृद्धि को देखकर यूरोप की कई व्यापारी कंपनियां व्यापार के लिए आने लगी। अध्याय 2 में आपने पढ़ा है कि सबसे पहले पुर्तगाली ने कालीकट में अपनी कोठियां स्थापित की। 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुमूल्य वस्तुएं लाती थी और उसके बदले कपड़े, मसाले आदि भारत से ले जाकर विदेशों में बेचती थी। इस तरह 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यूरोप भारतीयों में तैयार वस्तुओं का खरीदार था, परंतु भारत के आर्थिक समृद्धि का प्रधान कारक सूती कपड़ा का हथकरघा उद्योग था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया। इस तरह बारीकी सूती कपड़ों का उपयोग के लिए सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इसका मोसल नाम शहर में देखा गया, जिसकी वजह से बारीक बुनाई वाले सूती कपड़ों को उन्होंने मसलिन नाम दिया। इस संदर्भ में भारतीय कारीगरों के कौशल का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े बढ़िया मलमल के टुकड़े को एक अंगूठी में से निकाला जा सकता था और इसे बनाने में 6 महीने समय लगता था। यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पाया रहा था। अतः अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीटे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और उनके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया गया। इस समय वहां तत्कालीन विकास की आवश्यकता महसूस की गई। वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कारों ने
उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी, जिसके विषय में आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। इस क्रांति के कारण अधिक उत्पादन सभी क्षेत्रों में संभव हो सका। अब ज़्यादा कपड़ा बहुत कम कीमत पर इंग्लैंड में तैयार होने लगा। मैनचेस्टर एवं लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए। इसके बावजूद भी भारतीय कपड़ों की मांग यूरोप के बाजार में बहुत अधिक थी। 19वीं सदी में सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे, जिसका विदेशों में निर्यात होता था। इस तरह बारीक मलमल या जामदानी बुनाई की जाती थी, जिस पर करघे से सजावटी डिजाइन बनी थी। आमतौर पर इसमें सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था। ढाका तथा लखनऊ इस तरह के बुनाई केंद्र थे। इन कपड़ों का यूरोप में बड़े बड़े घरों के लोग तथा रजवाड़े परिवार के लोग बहुत अधिक पसंद किया करते थे, इसलिए महंगे होने के बावजूद भी इनकी मांगें विदेशों में अधिक थी। जामदानी बुनाई वाले कपड़े महंगे क्यों होते थे? इसका उपयोग सिर्फ रजवाड़े परिवार के लोग ही क्यों करते थे? भारतीय उत्पादन की बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1813 में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। अभी तक सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के साथ व्यापार करने का अधिकार था। मुक्त व्यापार की नीति ने सभी अंग्रेज उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की। इस नीति का सबसे पटोला बुनाई का नमूना, जामदानी बुनाई का नमूना। पहला प्रहार भारत के वस्त्र उद्योग पर हुआ। अब इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए भारतीय निर्माताओं के साथ साथ आयात निर्यात करने के भेदभाव का सिलसिला शुरू किया गया। अंग्रेजी सरकार का यह उद्देश्य था कि ऐसे कानून को बनाया जाए जिसके सहारे भारत से कच्चे माल का आसानी से निर्यात किया जा सके और तैयार माल को भारत में बेचा जा सके। मशीनों की वजह से अधिक उत्पादन होने लगा। अब वे इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि भारत में भी बाजार खोलने लगे ताकि उनके उत्पादित कपड़ों की खपत हो सके। अतः इंग्लैंड में व्यापारी अब इंग्लैंड का कपड़ा लेकर भारत बेचने के लिए आने लगे। इस तरह इंग्लैंड का उद्योग काफ़ी उन्नति कर चुका था, जिससे भारत में भी सस्ते दामों के कारण मशीनों द्वारा बनाए गए कपड़े बिकने लगे। मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा नीति थी। भारत में जो सामान इंग्लैंड जाता उस पर वहाँ आयात कर लगता था, लेकिन जो सामान भारत आता था उस पर कोई कर नहीं था। मुक्त व्यापार नीति, इस नीति के द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था, इसलिए भारत में इंग्लैंड के सामने सस्ते दामों पर उपलब्ध होते गए भारत के सामान। परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकरों एवं सूत काटने वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। यद्यपि 19वीं शताब्दी में भारतीय द्वारा इंग्लैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि सिर्फ कच्चे माल के रूप में थी। भारत को अब मजबूर किया जाने लगा कि वो उन चीज़ों का निर्यात करे जिनकी अंग्रेजी उद्योगों की आवश्यकता है। इंग्लैंड का सूती वस्त्र कारखाना, जैसा कि अध्याय 3 में आपने पढ़ा है कि अंग्रेज कपास, नील, अफीम, जूट आदि कैसे कच्चे माल उत्पादन को प्रोत्साहन देने लगे। वे किसानों से मनमाने दाम पर माल खरीदते थे और उन्हें अनाज की जगह नकदी फसल उपजाने को बाध्य करते थे। इंग्लैंड में खाद्यान्न की कमी थी, अतः भारत से अनाज का भी निर्यात किया जाता था। यहाँ तक कि भारत में अकाल के समय भी अनाज का निर्यात किया जाता था। दूसरी तरफ कच्चा माल के लिए अधिक भूमि का उपयोग किया जाने से भी देश में खाद्यान्न की कमी होने लगी। अंग्रेज़ों का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी तरह उनके उद्योगों को समाप्त करके अपना उद्योग विकसित किया जाए। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों से भारतीय शिल्प एवं उद्योग धीरे धीरे पतन होने लगा। रेलवे के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लैंड की वस्तुओं को पहुंचाना शुरू किया। अब
शिल्प की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और मशीनी निर्मित चीज़ें बाजार में सस्ती मिलने लगी। अंग्रेजी शासक पहले कृषि, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग का बहुत बढ़िया संतुलन था, लेकिन कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प के विनाश में इस संतुलन को नष्ट कर दिया। शिल्प एवं उद्योग में लगे हुए कारीगर अब शहर छोड़कर गांव से लौटने लगे और खेती करने को बाध्य हो गए। इस तरह इंग्लैंड में मशीनों के आविष्कार एवं अंग्रेजों की भारत के प्रति व्यापारिक नीतियों ने भारत में निऔद्योगीकरण डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति पैदा कर दी। कृषि पर दबाव बहुत बढ़ गया था, जिससे भारत में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या उत्पन्न हो गई। इसे आप अध्याय 3 में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। उद्योग में लगे हुए भारतीय कारीगर उद्योग को छोड़ कृषि की तरफ क्यों लौट आए? पहले जानिए निऔद्योगीकरण का अर्थ क्या होता है। जब देश के लोग शिल्प एवं उद्योग को छोड़कर खेती को अपनी जीविका का आधार बना ले। इंग्लैंड में जहां हथकरघा उद्योग के विनाश का स्थान नए मशीनी उद्योग ने ले लिया, वहां भारत के दस्तकार एवं बुनकरों के विनाश का स्थान किसी अन्य लोगों ने नहीं लिया। इसका प्रमुख कारण था भारत में पूंजी की कमी, तकनीकी शिक्षा का अभाव, वैसे भारतीयों की कमी जो औद्योगिक विकास की भावना रखते हो, तथा अंग्रेजों की मुक्त व्यापार की नीति। इसके बावजूद भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ भारतीय मशीनी उद्योग की स्थापना की तरफ आकर्षित हुए। सबसे पहले उन्होंने वस्त्र उद्योग की स्थापना, क्योंकि इसके कारखाने को खोलने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता थी। इसके बाद जूट एवं कोयला खान उद्योगों की भी स्थापना की गई। सन 1854 में बम्बई में पहला सूती कारखाना कावासजी नानाजी दाभर नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। सन 1800 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 कपड़े मिल स्थापित हो चुके थे। इन कारखानों के लिए मशीनें विदेश से लाई जाती थी। भारत में कपड़ा उद्योग की प्रगति ने विदेशियों को चिंता में डाल दिया। फिर भी भारतीय उद्योगपतियों के सामने यह समस्या थी कि यदि किसी तरह अंग्रेजी सरकार भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य करती तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। अतः उन्होंने मांग की कि इंग्लैंड में आ रहे कपड़ों पर सरकार विशेष कर लगाए, ताकि भारत में यहाँ के बने हुए कपड़ों से महंगे बिके। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी नीति नहीं अपनाई, जिससे भारत का औद्योगिक विकास धीमा रहा। बम्बई स्थित सूती कपड़ा मिल। सन 1855 में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई। रिसरा। इस तरह सन 1906 में कोयला खान उद्योग की शुरुआत भी की गई। 20वीं शताब्दी में स्थापित महत्वपूर्ण लौह उद्योग था टाटा आयरन एंड स्टील कारखाना। सन 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार झारखंड के जो उस समय था के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई। यदि स्थान आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, यही स्थान, यहाँ स्टील का उत्पादन होता है। अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? भारतीय उद्योगपतियों को यह सुविधा क्यों नहीं मिली? भारत में स्टील के उत्पादन से भारतीयों को क्या लाभ मिला? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एवं 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में कागज, चीनी, आटा आदि की मिलें भी खोली गई। यहाँ नमक, अभ्रक और सोरे जैसे खनिज उद्योगों की स्थापना हुई। मशीनों पर आधारित उद्योग के अलावा नील, चाय और कॉफ़ी जैसे बागान उद्योग का भी विकास हुआ, जिसके विषय में आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। इन उद्योगों में विदेशी पूंजी का ही निवेश ज़्यादा था। अंग्रेज मुनाफा कमाने के लिए भारतीय उद्योगों को अपनी पूंजी लगाकर प्रोत्साहित देना शुरू किए, ताकि उन उद्योगों पर उनका वर्चस्व बना रहे। अंग्रेज़ों ने बैंकों पर भी अपना प्रभाव जमा रखा था, जहां से उन्हें आसानी से
कम ब्याज पर कर्ज मिलता जाता था, जबकि भारतीयों को इसके लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती, ऊंचे दर पर ब्याज देना पड़ता था। इस तरह भारत में औद्योगिक विकास का एक क्रम धीमी गति से 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक हो चलता रहा, लेकिन उसका तेजी से विकास सन 1914 के बाद ही हो सका। 1945 ईस्वी तक इंग्लैंड को 2 विश्व युद्धों एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस अवधि में इंग्लैंड का पूरा ध्यान युद्ध सामग्री यथा अस्त्र निर्माण में लगा रहा। मालवाहक जहाज़ों को युद्ध सामग्री ढोने के काम में लगा दिया गया। परिणामतः इंग्लैंड से भारत में आने वाले सामानों में कमी होने लगी, जिससे भारत में उत्पादित वस्तुओं की कीमत बढ़ गई और उत्पादन पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा। इससे भारतीय उद्योगपतियों का लाभ बहुत बढ़ गया। अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड तथा यूरोप अन्य देशों में भारत में निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी कीमतें 5 गुना बढ़ोतरी हो गई। इन 2 विश्व युद्धों के बीच भारतीय उद्योगों को काफ़ी बढ़ावा मिला, विशेषकर कपड़ा उद्योग काफ़ी विकसित हुआ। इस तरह से भारत में औद्योगिक विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप समाज में 2 नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, औद्योगिक पूंजीपति और आधुनिक मजदूर वर्ग। औद्योगिक पूंजीपति वर्ग थे जो भारतीय उद्योग एवं में अपनी पूंजी निवेश करते थे। सन 1920 में के बाद विदेशी पूंजी निवेश में कमी होने लगी। इस काल में हो रहे औद्योगिक विकास में भारतीयों को पूंजी निवेश के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ के पूंजीपतियों ने विदेशी कंपनियों में सूती, कपड़ा एवं इस्पात उद्योग के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को खरीदकर भारत का औद्योगिक विकास किया। सन 1920 के दशक में जीडी बिरला भारतीय उद्योगपतियों का एक संघ बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से सन 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड फिक्की की स्थापना की। यह पूरे भारत में व्यापारिक हितों के लिए काम करने वाली व्यापारिक संस्था बन गई थी। शिल्प एवं उद्योग तथा मजदूरों का जीवन। सन 1850 ईस्वी के बाद भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बनाने और सूत काटने का उद्योग था, जिसमें सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते थे। दूसरा था जूट उद्योग और तीसरा कोयला उद्योग। मशीन उद्योग के शुरू होने से पूर्व भारत में किस तरह से उद्योग था, मशीनी उद्योग की आवश्यकता भारतीयों को क्यों पड़ी? भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र बम्बई, जूट चाय उद्योग का मुख्य केंद्र बंगाल तथा श्रमिकों का स्थान भारत में सबसे अधिक था। उनके रहने और कार्य करने की परिस्थितियां बहुत शोचनीय थी। वे एक दिन में 15 से 16 घंटे लेकर 18 घंटे काम करते थे। अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके रहने की जगह भी अच्छी नहीं होती थी। वे कारखानों के बगल में ही स्थित छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जहां सफाई एवं पानी की कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। कोयला खदानों में काम करते श्रमिक। मजदूरों का आवास। मजदूरों को समय पर वेतन की भुगतान नहीं होता था। अगर मशीन खराब हो जाए या माल कम तैयार हो तो इसमें मजदूरों की कोई गलती नहीं थी, फिर भी मालिक उनके वेतन की कटौती कर लेता। इतना ही नहीं, यदि मजदूर की तबीयत खराब हो जाती तो उसकी चिकित्सक व्यवस्था करना तो दूर, उस दिन काम पर नहीं आने के कारण उसके वेतन में कटौती कर ली जाती थी। कोयला खदानों के मजदूरों की दशा तो और भी दयनीय थी। झड़िया और गिरिडीह में कोयला खदानों के श्रमिकों के काम के घंटे प्रातः 6 बजे से 6 बजे तक थे। स्त्रियां एवं बच्चे भी भूमिगत खानों में काम करते थे। वहां प्रायः दुर्घटना हुआ करती थी। यद्यपि सन 1923 के बाद सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कर दी थी, लेकिन मुआवजे की राशि लेने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इतना ही नहीं, स्त्री पुरुष एवं बच्चों को गर्मी में 14 घंटे एवं जाड़ा में 12 घंटे तक काम करना पड़ता था।
एक तरफ का काम बोझ होता था, दूसरी तरफ रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में मजदूरों के पास संगठन बना एवं अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के अलावा और कोई उपाय नहीं था, लेकिन इससे उनकी नौकरी जाने का भय था। सन 1880 में बिजली के बल्ब लग जाने से काम के घंटों और वृद्धि होने लगी। अतः मजदूरों ने अब उद्योगपतियों के खिलाफ जगह जगह पर विद्रोह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनकी प्रमुख प्रारंभिक मांगें थी काम के घंटों में कमी, साप्ताहिक अवकाश और कारखानों में काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा। भारतीय उद्योगपतियों को उनकी मांगें उचित नहीं लगी, क्योंकि काम के घंटे कम होने से उत्पादन में कमी हो जाती, मालिकों का खर्च बढ़ जाता और कारखाना में बनी वस्तुओं का दाम बढ़ जाता। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बनी वस्तुएं सस्ती और भारत में बनी वस्तुएं महंगी हो जाती। भारतीय उद्योग का विकास धीमा पड़ जाता। श्रमिकों का जीवन। उस समय इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया, अतः अंग्रेजी सरकार को सन 1881 में एवं उसके बाद के समय मजदूरों की स्थिति सुधार के लिए कई नियम बनाया, जिसमें स्त्री, पुरुष एवं बाल मजदूरों के काम करने के घंटों एवं उनकी दैनिक मजदूरों तय की गई। फिर भी अभी मजदूरों की स्थिति दयनीय ही बनी रही। आवश्यक सुविधा प्राप्ति करने के लिए मजदूरों ने हड़ताल करना प्रारंभ किया। सन 1920 तक देश भर कई हड़तालें हुई। इससे पूरा देश में मजदूरों में एकता की भावना आई, जिससे प्रेरित होकर सन 1920 में मजदूरों ने ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस AITUC नामक संगठन बनाया, जो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था थी। आगे चलकर यह मजदूर भारत के स्वतंत्र आंदोलन को मजबूत बनाने में सहायक रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उनके लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरी दरों को निश्चित किया। उनकी स्थिति सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रही। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शिल्प एवं उद्योग के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रही। एक औद्योगिक नीति बनाई, जिसके द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित देने के लिए कारगर कदम उठाए गए।